Friends, how are you? Welcome back to RD classes. So guys, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था मेटल एंड नॉन मेटल और ह्यूमनाइड। याद होगा सभी को। और एक बात, आज का जो चैप्टर है ना वो अच्छा तो है, पर एक चीज जिसने और मेटल एंड नॉन मेटल का अच्छे से समझा होगा ना उसने क्या ये जो आज जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो अच्छे समझ लेगा वो, क्योंकि कुछ चीजें रिलेट करती हैं आपस में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, सही बोला? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं केमिकल रिएक्शन पढ़ाने से पहले मुझे ये बताओ केमिकल क्या होता है। सभी बोलोगे केमिकल एक लिक्विड होता है ना। सही बात है, केमिकल लिक्विड होता है, केमिकल एक पदार्थ होता है। ठीक है, ये सही है आपकी बात, मैं गलत नहीं बोल रहा। पर मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूछूं केमिकल चेंज क्या होता है, अगर केमिकल चेंज की बात करी जाए यानी केमिकल चेंज होता कैसे है, मेरे को ये बताओ पहले। मान लीजिए किसका एग्जांपल दो आपको, हाँ आइस मान लीजिए। अगर आइस को आपने फ्रिज में रखा, फ्रिज से बाहर निकाला तो कुछ देर में वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। वो एक एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन, केमिकल चेंज का। पर एक चीज का ध्यान रखना, केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन तीनों कभी सेम नहीं होगी। ठीक है, एक चीज का याद रखना। मान लीजिए मेरा हाथ है, अगर मैं अपने हाथ को पानी में डालूंगा तो ये बताओ क्या मेरा हाथ पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा ना, फिजिकल चेंज हो गया है। यानी जो चीज एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है उसे कहते हैं केमिकल चेंज। जो चीजें नहीं होती उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। यानी जो चीजें जैसी है वैसी रहती है रिएक्शन के बाद में भी, वो उसी को कहते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पेड़ काटा, अभी मैंने उसको पेड़ को काट दिया। अरे पर ये तो सोचो, पर काटने के बाद में भी लकड़ी तो लकड़ी रहेगी, ऐसे तो नहीं वो सोना बन जाएगी। यही बात है, क्या है ना, जो चीजें सेम रहती है रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद में, वो सब क्या रहती है? फिजिकल चेंज। और अगर केमिकल चेंज की बात करी जाए तो क्या होता है? जो चीजें रिएक्शन के पहले कुछ और होती है, बाद में कुछ और होती है, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, वो सॉरी केमिकल चेंज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मान लीजिए केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज मतलब पहले आइस है, उसके बाद में मेल्ट हुई, उसके बीच में जो प्रोसेस उसको क्या बोलोगे आप? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंज की प्रोसेस कह सकते हो आप। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पर ध्यान से समझ लेना, साइंस का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर मेरे पास सोना है, ठीक है, पर सोना पहले सॉलिड में यानी लिक्विड में नहीं है, यानी वैसे तो पिघला हुआ सोना नहीं, बस इतना याद रखना। एक मान लीजिए मेरे पास पीस ऑफ ए गोल्ड है, पीस ऑफ ए गोल्ड। ठीक है, अभी मैंने उसको पिघला दिया यानी मेल्ट कर दिया। मेल्ट होने के बाद में पहले पिघलेगा, फिर दूसरी शेप लेगा, तो क्या हो रहा है ये? हाँ आप सोचिए, केमिकल चेंज तो हो ही रहा है ना। पहले कुछ और शेप थी, दूसरे बाद में कुछ और शेप थी, यानी सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है। पर है ये गोल्ड ही। पर ये एक बात बता दो, ये फिजिकल चेंज में आएगा। ठीक है, गोल्ड को मेल्ट करना। पर आप सोच रहे हो हमें आइस का तो बताया, आइस का तो हमें बता दिया। आइस पहले तो आइस तो सॉलिड शेप में थी, पिघल गई, पानी बन गई, पानी से तो बनती है ना। पर एक चीज यहाँ नोटिस करने, वो बात अलग है। आइस का तो मैं बोल रहा हूँ ना, आइस केमिकल चेंज है। अगर गोल्ड की बात करी जाए ना, गोल्ड है फिजिकल चेंज में आएगा। पता है कैसे? यार आप ये सोचिए, एक पीस है ना, पीस को मेल्ट करते हैं तो पानी में डालते हैं ना उसको। ये देखिए, मान लीजिए मेरा हाथ एक सोने का पीस है, ठीक है, मैंने इसको मेल्ट कर दिया पूरे को। मेल्ट करने के बाद में मैंने जो लिक्विड बचता है उसको मान लीजिए एक स्टील या किसी भी चीज में रखा, फिर उसको मैंने पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद दूसरी शेप ले लेगा। अब ये सोचिए, चलो पिघला मानता हूँ, है ना, क्योंकि बर्फ भी पिघली मान लिया मैंने, सोना भी पिघला मान लिया। पर ये तो देखो, पिघलने के बाद में दोबारा शेप ले रहा है ना कुछ और, वही केमिकल चेंज भी क्या मान लीजिए। ये केमिकल और फिजिकल, इसमें दोनों चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, एक तरह से केमिकल भी होता है फिजिकल भी होता है। पता है, आप मेरे पास मान लीजिए एक सोने का मैंने एक पीस ले लिया, है ना, और मैंने एक पानी का गिलास ले लिया। ठीक है, पानी का गिलास और एक
बॉयलर, ये सॉरी मेल्टर ले लिया, ठीक है, मतलब जो मेल्ट करता है। अब मैंने सोने को मेल्ट कर दिया, किसी बॉक्स में रखा, फिर बॉक्स से छान के उसको उसमें डाल दिया पानी की गिलास में, तो शेप तो अलग अलग लेगा ना। हाँ, केमिकल चेंज भी है, फिजिकल चेंज भी है। देखिए फिजिकल चेंज मैंने क्या बताया था आपको, जो चीज सोना, अभी मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, मैंने एक पेड़ काटा, पेड़ काटने के बाद में तो रहेगा तो लकड़ी ही, ऐसा तो नहीं कि कुछ और बन जाएगा वो। अगर यही बात अगर मैं सोने में बोलूँ ना, सही बताऊं तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों है। आप सोचिए, केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। एक आइस का एग्जांपल दिया था, वो भी तो किसका एग्जांपल है, केमिकल का ही है ना। किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। अभी आप ये सोचिए, मेरे पास जो सोने का टुकड़ा था, है ना, अब सोने का टुकड़ा मेल्ट तो हो गया, मेल्ट होने के बाद में वही आइस वाला है, ठीक है, आइस वाला ही सिस्टम है ना पूरा। पहले सॉलिड था, उसके बाद मेल्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब समझने की बात है, ठीक है, मेल्ट हो गया, पर ये देखो मेल्ट होने तक की प्रोसेस क्या कहला रही है, हाँ, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की प्रोसेस क्या बताई थी, जो मतलब कोई जो सब्सटेंस है वही का वही रहे, उसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। वही हो रहा है ना, गोल्ड पिघला, वापस दूसरी शेप ली, पर है तो वही ना, गोल्ड गोल्ड ही, ऐसे तो नहीं गोल्ड डायमंड बन जाएगा। सॉरी, मजाक कर रहा था वैसे, ऐसे जैसे ही, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतना सभी को समझ में आ गया। अभी केमिकल रिएक्शन की बात करी जाए, मान लीजिए केमिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज है। अभी केमिकल चेंज की सबको प्रोसेस पता चल गई, जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। पर क्या समझने की क्या बात है, जो प्रोसेस चल रही है ना, पहले तो सॉलिड था, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके बीच की जो प्रोसेस उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हाँ, सही बोला। यानी जो प्रोसेस रहती है केमिकल चेंज में, जब कोई केमिकल चेंज ऑक्यूर यानी केमिकल चेंज हो रहा है, हम देखते हैं, मान लीजिए केमिकल चेंज हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम देख रहे हैं कि हाँ रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, आयरन पे रस्ट हो रही है, तो वो मतलब केमिकल चेंज है। जब केमिकल चेंज होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आज चेंज हो रहा है, उसके बीच में इक्वेशन बन रही है, प्रोसेस बन रही है, वही केमिकल इक्वेशन हो गया। इतना सभी को अच्छे समझ में आ गया। अभी बात करी जाए केमिकल रिएक्शन कंप्लीट, हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं, नाम अभी तो नाम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड का तो सभी को पता है, और इक्वेशन की अगर मैं बात बोलूं, इक्वेशन तो सभी को पता है, किसी चीज को मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो सीक्वेंस चल रही पर है तो एक इक्वेशन ही ना, ठीक है। इक्वेशन ये मतलब कैसे उसके सीक्वेंस, इक्वेशन कैसे लिखा जा रहा है, इतना सभी को समझ में आ गया। चलो ठीक है, आप सोच रहे हो कि आज हमें ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बोल के पढ़ा रहे हैं, हमें बैठे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हुआ, मैंने वापस नोट्स बनाए ना, नोट्स मैंने बना के रखे, उन्हीं से पढ़ाऊंगा यार। जो चीज आपको अच्छे समझ में आ रही है उसी से समझाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं समझाऊंगा आपको, उसी से समझाऊंगा। उससे भी बेटर नोट्स बनाए हैं, और आज ही नेट वापस मैं आपको नोट्स से समझाऊंगा। वैसे तो हमेशा नोट्स से समझाता हूँ, आज नई बात तो है नहीं। खैर चलिए नोट से बताता हूँ। चैप्टर दिख गया होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला ही टॉपिक मैंने जो समझा दिया था केमिकल चेंज, अब वो समझ में आ गया, तो अभी यहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखो, केमिकल रिएक्शन, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। मैंने क्या बताया था, जब कोई केमिकल चेंज होगा तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी क्या लिख रखा है, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। यानी जब कोई केमिकल चेंज होगा तब समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसका एग्जांपल मैंने जैसे कि बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। पर ये देख लेना, ये पूछ भी लेगा, जो पहला पॉइंट है कि जो फूड डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, वो किसका एग्जाम्पल है, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, क्योंकि पहले कुछ और प्रोडक्ट था, बाद में कुछ और प्रोडक्ट बन गया, है ना, वही एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल एक और मैं वैसे बता देता हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस मेल्ट हो रही है, वो भी तो एक एग्जाम्पल ही है ना। इतना तो अच्छे समझ में आ गया सभी को। उसके बाद में क्या है, केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन आप सोच रहे हो, केमिकल रिएक्शन आ गया, केमिकल इक्वेशन, तो अभी इक्वेशन क्या आ गया। केमिकल इक्वेशन है
ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबलिक यानी सिंबलिक बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। यानी आप सोचो यार, किसी को पता हो मैग्नीशियम पोटेशियम, आप इनको लिखते हो। अभी मैग्नीशियम को आप क्या लिख सकते हो, Mg लिख सकते हो ना। तो किसी इक्वेशन को सिंबल में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। यानी किसी इक्वेशन को किसी सिंबल में एक्सप्रेस करना या बताना, वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। इतना सभी को समझ में आ गया। नीचे एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ देखिए, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज या रिप्रेजेंट एज। ठीक है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हवा में या एयर में जलती है तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रूप लेती है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या कह सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आप रिबन ले सकते हो, अब रिबन को जलाओगे तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप इसको नीचे देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन लिख रखी, इसी इक्वेशन को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अभी देखो, जैसे कि अब देखिए, पहले आपको ये इक्वेशन दिखी नहीं थी, अब दिख रही है साफ। अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा देता हूँ वापस। जब मैग्नीशियम रिबन एयर में बर्न होती है या जलती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रूप ले लेती है। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर है। अभी यहाँ देखिए, ये एक इक्वेशन है, Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होगा ना, और क्या होगा, वैसे तो होती कई गैसेस है पर हमने एग्जांपल लिया एक तरह से O2 यानी ऑक्सीजन का। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके मिलेंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्सीजन, पर इधर था ऑक्सीजन, इधर बन गया ऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, रिएक्शन हो गया। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, वही है, यहाँ पे दिखे रखा होगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी उसके बाद में आज चलते हैं, चलो। वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑन गैस, और बाय चेंज इन टेम्परेचर। आप सोचिए, हमें को, आप मन में सोच रहे हो हमें कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे हमें पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके 4 स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, कौन से हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। पर एक बात, स्टेट को वो जो आप सोच रहे हो ना स्टेट, वो मत समझना। पहले कभी देख, जो बताया था मैंने आपको मेटल एंड मेटलॉइड का जो चैप्टर बताया था, मेटल एंड नॉन मेटल का, उसमें मैंने स्टेट बताई थी ना, मैटर की 3 स्टेट होती है। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैं आपको आगे जो चैप्टर आएगा उसमें समझा दूंगा। ठीक है, उससे ये 3 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अभी चलते हैं नीचे, है ना, अभी नीचे चलते हैं। ये थे हमारे 4 पॉइंट, समझ में आ गए अभी सभी को। अभी चलते हैं हम नीचे। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूसेस आर प्रोडक्ट्स आर मेंशन टू मार्क केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल। ठीक है, अभी अब मैंने आपको जैसे कि बताया था, जो मैं अगला चैप्टर लेके आऊंगा या जब कभी मैं मैटर का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, एटम या एटम्स वगैरह का चैप्टर या मैटर का चैप्टर, उसमें मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। यानी मैटर की 5 स्टेट होती है, गैस, लिक्विड, गैस होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस यानी एक्वस। ठीक है, इतना सभी से समझ में आ गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ये 5 स्टेट होती हैं मैटर की। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है, पर जो आगे चैप्टर लेके आऊंगा उसमें मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा।
ये था हमारा चौथा, ये था हमारा पांचवा पॉइंट। सभी को समझ में आ गया ना? अभी देखिए यहाँ पे पहले था हमारा केमिकल इक्वेशन, अब आ गया बैलेंसिंग इक्वेशन। सोच रहे हो कितनी इक्वेशन लाओगे? ये तो बुक में से है, पर मैं थोड़ा ना बता रहा हूँ कुछ ऐसे ही, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए जैसे कि बैलेंसिंग इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन so that number of atoms of each element involved in the reaction remain same at the reactant and product side। आप सोचिए, अभी ये सोचिए ये रिएक्टेंट होता है, पर मैं आपको बता दूं जो लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे फिर बनाएंगे क्या? प्रोडक्ट। इतना सभी को समझ में आ गया? अभी मतलब जो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट यानी हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को सेम करना ही कहलाता है बैलेंसिंग इक्वेशन। यानी अभी इस साइड जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये होती है बैलेंसिंग इक्वेशन। अभी मान लीजिए मैंने ले लिया Fe+H2O को रिएक्शन करा, उसके बाद में यहाँ पे आया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, Fe2O3+H2। अभी याद कर लेना Fe आयरन का होता है, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेना, जो सिंबल्स होते हैं ना, सिंबल पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि ये होती है बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी हर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनको सेम करना ही कहलाता है बैलेंसिंग इक्वेशन। यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं, सभी को समझ में आ रहा है ना? ये बैलेंसिंग इक्वेशन था। अब हम चलते हैं अगली इक्वेशन पे यानी अगले रिएक्शन पे। अब बात आती है केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की। टाइप्स नहीं कह सकते हम इसको, बस इनको रिएक्शन मान लीजिए। पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी the reaction in which two or more substance combine to form a new single substance। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके कोई नया सब्सटेंस यानी कोई एक नई चीज यानी एक नया पदार्थ बनाएंगी, उन्हें ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जब कोई दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलके कुछ एक ही, यानी पहले तो दो या दो से था, दो या दो से अधिक चीजें, पर ध्यान रखना रिएक्शन के बाद में एक ही चीज बचनी चाहिए, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल है CO, ठीक है, प्लस H2O। जब ये देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर स्लैग बाइंड, यानी वाटर है ये, H2O वाटर का होता है और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है वाटर। अभी ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखिए मैंने क्या बताया था इक्वेशन में, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। यहाँ पे दो सब्सटेंस हैं, ये आपस में मिल रहे हैं, उसके बाद में नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप एक बात बताऊं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप स्लैग लाइम भी कह सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ चलते हैं, ये था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, इट रिएक्ट्स विथ, ठीक है, यहाँ पे विथ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने विल लिख दिया था गलती से। अभी यहाँ देखिए जैसे कि जो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सभी को समझ में आ गया, CaOH, ठीक है। यानी जो व्हाइट वॉशिंग वॉल्स होती है या व्हाइट वॉशिंग पाउडर होते हैं उन वो
व्हाइट वॉशिंग वॉल्स रिएक्ट करती हैं किसके साथ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, टू फॉर्म CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जब व्हाइट वॉशिंग वॉल्स है ना, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगी तो क्या बनेगा, CaCO3। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग वॉल्स और CO2 आपस में रिएक्शन कर रही है और क्या बन रहा है, CaCO3। सभी को समझ में आ गया ना। यानी एंड गिव एन ए शाइनी फिनिश टू द वॉल, यानी जब ये रिएक्शन कर लेंगी और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा तो वॉल को एक शाइनी सरफेस मिल जाएगी। ठीक है, यानी वॉल एकदम शाइनी हो जाएगी। इतना सभी को समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इतना सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है बर्निंग ऑफ कोल। ये देखिए यहाँ पे कार्बन प्लस CO2 नहीं सॉरी O2, यानी कार्बन और O2 यानी ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या होता है, CO2 यानी कार्बन और O2 जब मिलते हैं यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो बनता है CO2 गैस प्लस हीट प्लस लाइट। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनती है, हीट बनती है और लाइट बनती है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब नीचे देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, सभी को समझ में आ गया होगा, नाम पड़ गई, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। अभी यहाँ देखिए 2H2 प्लस O2। H2 किसी को पता है किसका होता है, यानी 2H2 प्लस O2 जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 2H2O। यानी जब ऑक्सीजन और H2 मिलते हैं तो क्या बनता है, 2H2O। अभी ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे दो चीजें आपस में मिल रही है, यानी दोनों O2 और H2 आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, 2H2O। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब चलते हैं अगले रिएक्शन पे। पहले था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब आ गया क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम से पता चल गया होगा या फिर आपने डेफिनेशन दिख गई होगी आपको आगे। रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब हीट रिलीज होगी किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब हीट रिलीज होगी किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, उसको हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एग्जांपल क्या है, CH4 प्लस O2 क्या बनता है, CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये एग्जांपल दिख गया सभी को। अब यहाँ देखिए तो कुछ 2 पॉइंट अच्छे से लिखे हैं। अभी सोचिए, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स। ओके, यानी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ भी सकता है। जो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव जिनके क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछ सकता है। अभी चलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। अभी देखिए, यानी द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव 2 or more 2 substances, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी जब कोई एक सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, हमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस देने के लिए, उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी पता है 3 टाइप होते हैं।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, पर आपकी बुक में क्या लिखा होगा, जो एनसीईआरटी की बुक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ये लिखा है ना इसकी डेफिनेशन में, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। पर यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जब कोई एक पदार्थ डिकम्पोज होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाने के लिए, उसी को आप कह सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पर एक चीज का ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, पर यहाँ पे आप समझ लीजिए उसके 3 टाइप होते हैं। कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, एक एक डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नाम सेम सेम है ना इसीलिए। अभी यहाँ देखिए, पर होते तीनों ही थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, टाइप्स तीनों ही थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अभी पहला टाइप पढ़ते हैं हम, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ये वही बात हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, एक डेफिनेशन जो आपकी बुक में दे रखी है, समझ में आया? ये तो वही होगी, आपने पढ़ ली होगी। पर अब जो 2 आएंगी वो आपको शॉक कर देगी एकदम। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं? व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ये तो सभी को आपने ऊपर भी देख लिया, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट के थ्रू कैरिड होता है यानी बाहर निकलता है, उसी को आप कह सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। नीचे भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, आप कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, पर इसकी डेफिनेशन अगर ध्यान से समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा होगा दोनों तो सेम ही है, क्या डिफरेंस आ गया? मैं बताता हूं। पर यहाँ पे हीटिंग तो लिखा है, पर सोचिए अगर मैं यहाँ पे लाइट कर दूं, हीटिंग की जगह अगर मैं लाइट कर दूं, तो आप क्या कह सकते हो? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कह सकते हो क्या लाइट को? यस, लाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड यानी जो एनर्जी होती है उसमें भी तो गर्मी होती है, लाइट में भी तो गर्मी होती है। सनलाइट गर्म नहीं होती क्या? तभी तो बोलते हो कितनी गर्मी आ गई है गर्मियों में। अभी देख लिया, यहाँ पे हीटिंग की जगह मैं लिख देता हूं लाइट, ठीक है। जो लाइट आप सोच रहे हो वो नहीं है, जो आप लाइट सोच रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं है, ये लाइट है सनलाइट। ये मैंने आपको लाइट रिफ्लेक्शन में भी बताया था। इतना समझ में आ गया? अभी एग्जांपल देखिए, जैसे कि 2Fe ब्रैकेट SO4, 2FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3, Fe2O3 यानी फेरिक रेडिश ऑक्साइड ब्राउन और ऑक्साइड ब्राउन कलर। यानी जब हम फेरिस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, यानी फेरिक सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड। इतना सभी को समझ में आ गया? यहाँ पे लिख भी रखा है, देख लीजिए। अभी बात आती है, पर अगर ग्रीन कलर, इसमें ये इसी का एग्जांपल है ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में, जिसको आप एक तरह से जंग भी कह सकते हो, यानी रस्ट भी कह सकते हो। इतना सभी को समझ में आ गया? अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि नीचे देख लिया होगा आपने, जैसे कि अभी यहाँ पे CaO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaO3 यानी CaO प्लस CO2, ठीक है, ये बनेगा हीट करने पर। यानी CaO3 को जब हम हीट करेंगे, यानी CaCO3 को जब, हाँ ये ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना, मैंने गलती से ब्रैकेट बोल दिया इसको। ये है CaCO3, ठीक है। CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या कन्वर्ट किस में हो जाएगा? CaO प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? अभी चल दिए, नीचे चलते हैं। Pb, अभी मुझे ये बताइए Pb किसका सिंबल है? Pb है लेड का, ठीक है, लेड। आप लेड को Pb कह सकते हो। यानी PbNO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। यानी जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन में। यानी जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, ये तीनों में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी नीचे चलते हैं, व्हाइट कलर। अभी कलर की बात करते हैं हम, कलर कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा?
व्हाइट कलर हो जाएगा ब्राउन कलर में, यानी पहले था रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, अब आया है रेडिश ब्राउन कलर, अभी यहाँ पे आया है ब्राउन कलर। इतना सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ इन नोट इनको लिख भी लेना कहीं पे, क्योंकि एग्जाम में कहीं पूछ लेता है ना। ये थे हमारे नोट्स, समझ में आ गया होगा आपको। पहला चैप्टर था ना, इसीलिए अच्छा समझाया, क्योंकि स्कूल में जाते ही सबसे पहले ये चैप्टर आएगा, इसलिए तो अच्छे से समझाया। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता दूं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने 3 टाइप बताए थे ना, मैंने उसमें से आपको 2 ही बताए। एक टाइप आपको मैं और बता देता हूँ। यानी एक टाइप क्या था जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू बाहर निकलता है, यानी द रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नॉन एज क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। पर एक चीज बता दूं आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, तीनों के तीनों स्टेप्स एक जैसे निकम्मे हैं, ठीक है, यानी तीनों स्टेप्स का नाम एक ही है। जैसे नहीं राम श्याम सुरेश ये अलग अलग है, पर ये सबके नाम एकदम सेम रहेंगे, कंफ्यूजन मत होना। यानी ये बस पूछेगा भी नहीं, क्योंकि अगर बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, कौन सा बताओगे इनमें से। अगर वैसे आप रिटर्न में कर रहे हो पेपर, तो आपको तीनों लिख देना, कोई बात नहीं हो तो। पर एक चीज को ध्यान रखना, क्या पूछेगा ये, डेफिनेशन देगा और लास्ट में पूछेगा कौन सा रिएक्शन है। आप वैसे थर्मल डिकम्पोजिशन कर दोगे, तीनों में से कोई भी आएगा तो वही थर्मल डिकम्पोजिशन ही ना। अभी मैं तीनों स्टेप बता रहा था ना आपको, वही बताता हूँ मैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने एक टाइप बताया था जिसमें हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाहर निकलता है, उसको आप कह सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। ये था नंबर 1। मैं आपको नंबर 1 नंबर 2 इसी के थ्रू बताऊंगा। नंबर 2 क्या है, रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो, यानी उस रिएक्शन में जिससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बाहर निकलता है, उसी को कहते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये था हमारा नंबर 2। अब बात आती है हमारे नंबर 3 की। अभी देखिए नंबर 3 में क्या है, जिस रिएक्शन में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो लाइट के थ्रू बाहर निकलता है ना, उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ये था आज हमारा, इतना ही पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, क्योंकि फिर ज्यादा पढ़ाते तो बोर भी हो जाता है ना। एक वीडियो में आराम से अच्छे समझाऊंगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, और भी कई चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, कुछ रिएक्शन बताऊंगा, कुछ डायग्राम समझाऊंगा, और भी कई चीजें बताऊंगा अच्छे से। और एक चीज का ध्यान रखना, मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा, पर आपको सभी को पता होगा, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनमें पीरियोडिक टेबल में 1 से 20 तक सभी को याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल सीरीज वाइज सभी को याद होना चाहिए। ऐसा में क्यों होता है, आप सोचिए, जब आपको पीरियोडिक टेबल सीरीज वाइज याद होगी, तो आपको ये भी तो पता होगा ना इसका एटॉमिक नंबर कितना, सोचना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए पहले पे क्या आता है, हाइड्रोजन आता है ना, तो इसका H सिंबल है, एटॉमिक नंबर क्या है 1, यानी सीरीज वाइज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सबका चलता रहेगा एटॉमिक नंबर। ये था हमारा पीरियोडिक टेबल का। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि अगली वीडियो में लेके आऊंगा मैं। एक ट्रिक बनाई है मैंने इसकी, इसी के थ्रू आपको 20 तक बड़े ही इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो और भी अच्छे से बना के लाऊंगा, ठीक है। ओके बाय। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।